हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 12 जून 2020 है, दिन है फ्राइडे। हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये एक स्पेशल टॉपिक है। और उसके बाद न्यूज़ आइटम्स में एजीआर ऑर्डर, एसबीआई वर्सेस अनिल अंबानी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने इकोनॉमी के बारे में कुछ व्यूज़ शेयर किए हैं। और लास्ट में एक एम्पावर्ड ग्रुप है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लान बना रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स बोथ योर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ईएमआई का जो ऑप्शन है उसको एक्सटेंड किया गया है टिल 20th जून 2020। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इस बार इसको मिस मत कीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी फ़िलहाल ट्रैवलिंग के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो कोविड-19 या फिर ये कोरोना वायरस जो है, इससे पहले की जो हमारी दुनिया थी, प्री कोरोना वायरस दुनिया, वो इतनी डेवलप हो चुकी थी। इन द सेंस मैं ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ कि ट्रैवलिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो अब भारत में भी ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें, टूरिज़्म, ये पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर जो है वो इतना एक्सपांड हो चुका है कि शायद ही हम सोचते हैं, जब भी हम कहीं पर जाने के बाद, मीन्स कहीं पर अगर आप आपके स्टेट के अंदर या फिर दूसरे राज्य में जाएं या फिर आउट ऑफ इंडिया जाएं, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। राइट, ऑनलाइन मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं कि, और बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं कि कहाँ पर रहेंगे, कितने पैसे हैं, दैट इज़ द थिंग। जितने पैसे आप खर्च करोगे उतनी अच्छी आपको रहने की फैसिलिटी। लेकिन जनरली स्पीकिंग रीजनेबल प्राइस में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलने लगी थी। ऐसी हमारी दुनिया बन चुकी थी। ट्रैवलिंग हमारे देश में भी, टूरिज़्म जो है वो काफ़ी एक्सपांड हो गया। ट्रैवल और टूरिज़्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो हैं, इसमें हमारे देश का रैंक है 34th। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इसके ऊपर से आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF एक्सेट्रा। तो रिमेंबर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। एविएशन, ट्रैवल, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे जो बिजनेस हैं, सारे सेक्टर हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है ये कोरोना वायरस की। और कोई भी नहीं बता सकता कि बैक टू नॉर्मल सिचुएशन जो है वो कितने महीनों के अंदर या फिर कितने सालों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो लेजर पर या फिर ऐसे ही घूमने के लिए जो हम जाते थे फ्रेश होने के लिए, तो वो अब अपने इस प्रकार के जो प्लान्स हैं वो ऑफ कोर्स कैंसिल करेंगे। और जब लोग ट्रैवलिंग करना बंद करेंगे या फिर कम करेंगे तो इसकी इम्पैक्ट लोगों की जॉब्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। और इसकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिलेगी। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल के मुताबिक भारत की जीडीपी 2018 की, हमारी जो जीडीपी थी उसका 9.2% जो है वो हमें इस सेक्टर से मिला है। टूरिज़्म ने $240 बिलियन हमारी इकोनॉमी के लिए जनरेट किए। हमारे देश की जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 8.1%, 42.67 मिलियन लोग जो हैं वो इस सेक्टर में काम करते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि ये पूरा सेक्टर जो है वो जब बंद होगा तो कितने सारे लोगों की इनकम, और इसके ऊपर से हमारी जीडीपी का लगभग 10% जितना, 9%, 10% जितना जो है वो चला जाएगा। तो यू कैन इमेजिन। और होटल्स ने काफ़ी, ये जो होटलियर्स हैं जो होटल का बिज़नेस करते हैं, उन्होंने कोविड-19 का ये जो पूरा एपिसोड चल रहा था तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी मदद की है। लगभग 45,000 जितने होटल रूम्स जो हैं वो टूरिस्ट के लिए, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए और हेल्थ वर्कर के लिए रखे गए थे ताकि उनको वहाँ पर क्वारंटीन किया जा सके। एक एस्टिमेशन ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे अक्टूबर तक पहुँचते पहुँचते, अक्टूबर 2020 तक धीरे धीरे डिमांड जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और एक राइज जो है डिमांड का, वो हमें, मीन्स होटल और ये सारे बिजनेस में जो डिमांड है, कस्टमर्स जो हैं वो एक गुड क्वांटिटी में आपको लगभग जनवरी 2021 तक देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म डिमांड जो है वो काफ़ी डाउन रहेगी। और जैसे मैंने बताया कि
लेजर पर, ऐसे ही हम जो ट्रैवल करते थे वो ट्रैवलिंग बहुत सारे लोग कट करेंगे। लोग जो हैं वो अब पैसे बचाने के मोड में हैं, राइट, दे आर नॉट इन मोड ऑफ स्पेंडिंग मनी। लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में जो ड्राइविंग डिस्टेंस के डेस्टिनेशंस हैं, अर्बन सेंटर्स हैं और नज़दीक में इंटर स्टेट खास करके या फिर इंट्रा स्टेट ट्रैवल, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो ये इस प्रकार के जहाँ पर आप अपनी कार लेकर जा सके, तो ऐसे लोकल टूरिज्म के जो पॉइंट्स हैं, डेस्टिनेशंस हैं, तो वहाँ पर एक डिमांड हमें देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो जनरली दुनिया के अलग अलग देश में ट्रैवल करते हैं, साल में 2 बार 3 बार जाने वाले भी लोग हैं, ऐसे परिवार हैं, तो वो भी लोकल जो अपना देश है उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बारे में सोचेंगे। भारत में भी यही इम्प्लीमेंट होगा। भारत से हर साल लाखों लोग आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए जाते हैं, तो वो भी देखो अपना देश जो एक प्रकार का इनिशिएटिव है, तो इसके पार्ट बन जाएंगे। वो भारत के अलग अलग जगहों पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट, आज ही मैं द हिंदू एनालिसिस का जो लेक्चर है सुबह, तो मैं बात कर रहा था कि कुछ 1 लाख से भी ज़्यादा, 1,40,000 या उससे भी ज़्यादा लोगों को भारत ने वापस दुनिया के अलग अलग देशों से वापस इवैक्यूएट किया है, उनको वापस हम लेकर आए हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे ये जो 1,40,000 प्लस लोग हैं, लगभग 1,50,000 जितने कुछ लोग हैं, तो इतने लोग में से कितने सारे लोग टूरिज़्म के लिए गए होंगे। तो अब वो इतना साहस जो है वो नहीं करेंगे। पीपल विल रादर ट्रैवल विद इन कंट्री, के डोमेस्टिक टूरिज़्म जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे। जब भी होटल्स बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, जब भी डिमांड बढ़ेगी, तो अब एक नई चीज़ की डिमांड आएगी, सेफ्टी और हाइजीन की। ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर जोर दिया जाएगा, और बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटैलिटी की कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो उन्होंने मिनिमल टच और इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं कि कस्टमर जो हैं उनको कोई फिज़िकल ऐसा इंटरेक्शन ना हो, उनका जो कमरा है उसकी साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें जो है उसमें भी एक हाइजीन के स्टैंडर्ड को, खास करके कोरोना वायरस ना हो, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो नई चीज़ें बेसिकली यहाँ पर बॉटम लाइन ये है कि हिट पॉज, रिसेट एंड रिथिंक, यानी कि फ़िलहाल आप पॉज करें, चीज़ें जो हैं वो पॉज मोड में हैं, तो सोचिए कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। पहले जो चीज़ें चलती थी वो शायद अब चीज़ें ना चलें, बहुत सारी नई चीज़ें, नए प्रोटोकॉल्स आपको इन्वेंट करने पड़ेंगे, तो फिर से बिज़नेस को रिसेट करना पड़ेगा, चीज़ों को रिथिंक करना पड़ेगा। नए तरीके जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और इसमें ट्रैवलिंग इंडस्ट्री भी, चाहे आप बस से ट्रैवल कर रहे हों, अब अगर आप बस में ट्रैवल करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल नियर फ्यूचर में, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो सीट हैं और जो हैंडल्स हैं जहाँ पर जनरली लोग टच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, जो आर्म रेस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैनिटाइज़ की गई हों। तो अब हर एक बिज़नेस को इस प्रकार से सोचना होगा। तो ये था एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल था, और एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, राइट, उनकी एक बहुत बड़ी चेन भी है, हमारे देश के हैं। तो बताइए उनका नाम क्या है, राइट, ओयो, आपने नाम सुना होगा, तो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फिर बात करते हैं एजीआर ऑर्डर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। आपको पता है ये एजीआर वाला जो पूरा इश्यू है, तो इसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर देखिए टाइमलाइन, 24 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की डेफिनेशन जो है उसको वाइडन किया, और ये आदेश दिया था कि 23 जनवरी तक ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको एजीआर का जो ड्यू है वो ड्यू उनको पे कर देना है। फिर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉज कंपनी जो है, टेलीकॉज जिसको कहते हैं, टेलीकॉज कंपनी नहीं, टेलीकॉज यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, तो टेलीकॉज ने एक रिव्यू प्ली फाइल की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। 20 जनवरी को टेलीकॉज ने एक्सटेंशन मांगा पेमेंट के लिए। 23 जनवरी को डीओटी ने ये डिसाइड किया कि इनके खिलाफ एक्शन जो है, कंपनीज के खिलाफ एक्शन नहीं ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इससे काफ़ी नाराज़ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर मीन्स गुस्सा हुई। सुप्रीम कोर्ट बताया कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर फरवरी 17 और मार्च 16 के बीच में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीपे और इस प्रकार की कंपनीज जो हैं, एयरटेल ने कुछ 18,000, वोडाफोन ने 6,854 करोड़, टेलीकॉम ये टाटा टेलीकॉम जो हैं तो उन्होंने 4,197 करोड़ रुपीस जो हैं वो डिपॉजिट
किए। वैसे उनको जो पेमेंट करना है वो इससे ज़्यादा है, लेकिन इतने पैसे ही उन्होंने डिपॉजिट किए। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ असेसमेंट की जो एक डिमांड थी उसको स्क्रैप कर दिया, और अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा। गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज से गवर्नमेंट ने कुछ 4 लाख करोड़ रुपए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फी यूसेज चार्जेस की डिमांड की है। 4 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो डिमांड है सरकार की, यहाँ तक मैंने आपको पूरा एक बैकग्राउंड बताया है, राइट, एक क्विक टाइमलाइन आपको समझाई है। यहाँ पर अब जो मेन खबर है वो ये है, आज ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक सेक्टर यानी कि अपनी ही कंपनीज से 4 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की है और बताया है कि ये आपकी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम यूसेज के चार्जेस हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाराज़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट बेंच आस्क्ड द टेलीकॉस टू सबमिट सिक्योरिटीज अंडरटेकिंग्स एंड guarantees against AGR dues worth around 1.7 lakh crore rupees as per October 2019 order before it would consider allowing them a reasonable window to pay dues. सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉस को यह बताया है कि आपको जो 1.7 लाख करोड़ रुपीस पे करने हैं, अक्टूबर 2019 का जो ऑर्डर था, तो उसका प्लान जो है वो आप सबमिट कीजिए और उसके बाद देखा जाएगा कि आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है या नहीं। बेंच जो है वो नाराज़ हैं। बेंच नाराज़ गवर्नमेंट से इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कहना यह है कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से उन्होंने जो स्पेक्ट्रम यूज़ किया था, तो आप उनसे 4 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं। पहले तो आप 20-30 सालों के पैसे अब मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो PSUs हैं, फॉर एग्जांपल गेल नाम की एक कंपनी है, फिर पावर ग्रिड कॉर्प है, तो ऐसी कंपनीज जो हैं इनका मेन बिजनेस स्पेक्ट्रम बेचना या फिर मोबाइल सर्विसेज बेचना नहीं है। उनका ये जो स्पेक्ट्रम का यूसेज है वो अपने बिज़नेस के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। बिज़नेस उनका जो है गेल का, पावर ग्रिड कॉर्प का, वो मोबाइल सर्विसेज का नहीं है। तो आप उनसे ये जो पैसे कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। इसी के साथ एक प्रश्न ये भी आया है कि सरकार ने 20 सालों का एक टाइम दिया है कि AGR जो ड्यूज़ हैं वो आप धीरे धीरे करके आने वाले 20 सालों में पे कर दीजिए। सरकार का ये एक्सटेंड था। सुप्रीम कोर्ट में ये भी प्रश्न उठा कि 20 सालों के लिए आपने एक्सटेंड कर दिया है, अब 20 सालों के बाद लेट्स से कि 5 साल के बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी ही बंद हो जाए, तो फिर पैसे कौन पे करेगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठाए हैं। बेंच आस्क्ड द कैरियर्स टू सबमिट ए पेमेंट शेड्यूल फॉर द ड्यूज which include license fees, spectrum usage charges, penalties and interest, and the securities they would offer as guarantees before the next hearing on 18th जून। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जो हैं वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से केस लड़ रहे हैं और उन्होंने बताया है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो पैसे पे करने की कंडीशन में नहीं है। वोडाफोन आइडिया को बेसिकली 58,000 करोड़ रुपीस पे करने हैं। भारतीय एयरटेल को रिप्रेजेंट करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और उन्होंने ये बताया कि जितना उनको उनके हिसाब से इस कंपनी को पे करना था भारतीय एयरटेल को 13,004 करोड़, तो इतने पैसे उन्होंने पे कर दिए हैं। एक्चुअली कितने पैसे पे करने हैं एज़ पर कैलकुलेशन 44,000 करोड़ रुपीज़। और अरविंद दातार जो टाटा टेली सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको कुछ 17,000 करोड़ रुपीज़ पे करने हैं। इसमें से 4,197 करोड़ रुपीज़ टाटा ने पे कर दिए हैं। तो अरविंद दातार का कहना है कि हमें थोड़ा और वक्त दीजिए, ऐसी रिक्वेस्ट की है बेंच से। अब देखते हैं कि बेंच जो है वो क्या स्टैंड लेती हैं। SBI वर्सेस अनिल अंबानी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने NCLT का दरवाज़ा खटखटाया है अनिल अंबानी से 1200 करोड़ रुपीज़ 1200 करोड़ रुपीज़ जो उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी एक रिलायंस कम्युनिकेशंस को जो लोन चाहिए थी, तो इसमें मिस्टर अंबानी, अनिल अंबानी ने एक पर्सनल गारंटी दी थी। तो ये पर्सनल गारंटी उन्होंने दी थी, तो 1200 करोड़ रुपीज़ रिकवर करने के लिए NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो सेक्शन 97 है, जो इस चीज़ के साथ डील करता है, और इसमें बेसिकली ये है कि एक रेजोल्यूट प्रोफेशनल आपको नॉमिनेट करना है। ये जो रेजोल्यूट प्रोफेशनल हैं वो देखेंगे कि अनिल अंबानी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी एसेट्स कितनी हैं, और ये सारा रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे ताकि पर्सनल
उनकी एक गारंटी थी इसमें, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी हैं, एसेट हैं, उनको बेचकर ये 1200 करोड़ रुपीस रिकवर किए जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी सरकार ने एक एक्सटेंशन दिया था कि अभी फ़िलहाल पैसे जो हैं वो कलेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स 1 साल के लिए 6 महीने, और उसके ऊपर 6 महीने। कल ही हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो दिस वन इज़ अबाउट पर्सनल गारंटी, कि पर्सनल लोन, अगर पर्सनल गारंटी वाली लोन है तो अलग है। ये जो सरकार ने छूट दी है वो कोविड-19 अफेक्टेड 25 मार्च के बाद जो इश्यूज़ हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा एक्सटेंशन का, या फिर एक प्रकार से आईबीसी जो है उसको फॉर टाइम बिंग सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन पुराने केसेस जो हैं वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे। वैसे देखा जाए तो आरकॉम जो है उनको 5000 करोड़ रुपीस एसबीआई को देने हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्लान भी अप्रूव कर दिया है कि लेंडर से 23,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो रिकवर करने हैं। इसमें 50% तो उनका हेयर कट होगा। हेयर कट यानी कि इतने पैसे उनको उनके चले जाएंगे। हेयर कट के बारे में मैं और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। वी हैव हेयर कट टॉपिक इन दिस वन। सीईए यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के सुब्रमण्यम साहब ने ये बताया है कि जो ग्रोथ है वो थोड़ा डाउन होगा, और जो आउटपुट है उसमें एक डिक्लाइन होगा, ड्रॉप होगा। तो इस चीज़ को सरकार ने कंसिडर किया है। वी शेप्ड रिकवरी के बारे में उन्होंने बताया। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब ये होता है कि ऑल ऑफ द सडन चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप हो गई, लेकिन जब फॉर एग्जांपल लॉकडाउन आया तो सारे बिजनेसेस जो हैं वो ड्रॉप हो गए, राइट। सारा आउटपुट, सारी चीज़ें सडनली ड्रॉप हो गई। लेकिन जब सारी चीज़ें खुलेगी और खुल चुकी है तो अब अलग अलग जगहों पर हमें एक तेज़ रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो इसको कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। स्पेनिश फ्लू जब आया था उसके बाद भी यही सिचुएशन, वी शेप्ड रिकवरी हमें देखने को मिली थी। ग्रोथ के बारे में उन्होंने ये बताया कि द ओनली थिंग इज़ कि ग्रोथ कब होगा, सेकंड हाफ में। ये जो साल है इसका सेकंड हाफ, जैसे कि जुलाई के बाद के महीनों में ग्रोथ होगा या फिर अगले साल होगा, तो ये कहना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, ऐसा इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ने बताया है। एक पॉइंट आया था उनके सामने बैड बैंक का। तो बैड बैंक के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे देश में टोटल 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है। उसमें होता यह है कि कोई बैंक जो है उनका एनपीए जब बढ़ गया है तो ये एनपीए वो दे देता है बैड बैंक को। जब एक बैंक एनपीए अपना जो है, जो लोन रिकवरी करनी है, आपको किसी से 10,000 रुपये लेने हैं, तो ये 10,000 रुपये जो हैं वो आप बता देंगे बैड बैंक को कि आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके अकाउंट में ये हेयर कट यानी कि उतने पैसे आपको भूल जाने पड़ेंगे कि लोन जो हैं आपने बैड बैंक को दे दी, तो फिर लेट्स से 10,000 रुपये की हैं तो उसमें से लगभग 2,000 रुपये आपको जब मिलेंगे, बाकी के जो पैसे हैं वो आपको 8,000 रुपये हेयर कट यानी कि वो पैसे आपके गए। तो इसके बारे में उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि बैड बैंक की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑलरेडी हमारे पास हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लान के बारे में बात करें तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, एक हाई लेवल एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज यानी कि EGOS, जिसको चेयर करेंगे हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये EGOS जो है वो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान तैयार करेगा ताकि अलग अलग सेक्टर, खास करके 8 ऐसे सेक्टर हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा एक्सेट्रा, तो ये सारे सेक्टर्स में कैसे हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें और कैसे अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक चैलेंज रूट में ये होगा कि स्टेट्स जो हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने अच्छे हैं, लैंड अवेलेबिलिटी वहाँ पर कितनी अच्छी है, फिर लैंड पॉलिसी कैसी हैं, उनकी पॉलिसी की जो नीतियाँ हैं उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी यानी कि कितने लंबे टाइम तक यही पॉलिसीज़ रहेगी, क्लियरेंस कितना जल्दी मिल जाता है, फिर बैकवर्ड एरियाज जो हैं उनके प्रमोशन के लिए स्पेशल पैकेजेस। तो ये जो स्टेट्स ने अलग अलग स्टेप्स उठाए, ये सारे स्टेट्स के अलग अलग स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए मदद की जाएगी। खास करके जो मार्की कहते हैं, मार्की यानी कि बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करने में ये EGOS जो है वो स्टेट्स की मदद करेगा। इसके साथ फोकस सेक्टर जो हैं तो उसमें कैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूट किया जाए, कैसे हमारे देश में हम ज़्यादा चीज़ों को पैदा कर सकें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट कर सकें, सर्विसेज हैं, कंप्यूटर सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स में काफ़ी पैसा भी आया है, इज़न्ट इट। FDI की बात करें तो लास्ट ईयर 13% जितना राइज हमें देखने को मिला, राइट। रिकॉर्ड 49.97 बिलियन
एफडीआई आया। इससे पहले का जो साल था उसमें $44.36 बिलियन एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें मिला था। और ये 49.97 जो है वो जनरली सर्विसेज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में भी, फिर टेलीकम्युनिकेशन, होटल एंड टूरिज़्म, तो ये कुछ ऐसे टॉप सेक्टर्स थे जिसमें हम सबसे ज़्यादा हमें एफडीआई देखने को मिला था। तो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।